सरस्वती नमस्तुभयम वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धि भरवर्तु। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज के इस वीडियो में आपके लिए क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 10 उपनिवेशवाद और देहात से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लाया गया है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं तथा अच्छे लेवल के हैं, वही क्वेश्चंस को लिया गया है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। तो चलिए बिना कोई देर किए हम लोग शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आज का, और फ्रेंड्स आप लोगों की क्लास मतलब कि 12th की चैप्टर 9 तक की वीडियोज आप लोगों के इस चैनल पे अपलोड हो चुकी है। तो अगर आपने उन सभी वीडियोज को नहीं देखा है तो जरूर से जरूर एक बार देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देर किए, हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। और जैसा कि आपने चैप्टर का नाम देखा, जो आपका चैप्टर का नेम है उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद है आपके चैप्टर का नेम और देहात है। तो उपनिवेशवाद का कहने का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, तो पहले आप कुछ अर्थ को समझ लीजिए इसके। कहता है कि किसी समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा अपने विभिन्न हितों को साधने के लिए किसी निर्बल किंतु प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण राष्ट्र के विभिन्न संसाधनों का शक्ति के बल पर उपयोग करना जो होता है वो उपनिवेशवाद होता है आपका। तो ये सभी टर्म्स आपको याद रखने होंगे क्योंकि यही सब टर्म्स पे आपका जो है चैप्टर टिका हुआ है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन आ गया आपके सामने। अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा था। आपके पास ऑप्शंस हैं वारेन हेस्टिंग्स से, वेलजली से, कर्नावालिस से या रिपन से। देखिए 2011 और 2014 में बीएससीबी एग्जामिनेशन यानी बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड में मतलब बिहार बोर्ड में पूछा गया है 2011 और 2014 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्वेश्चन आते ही हैं। तो अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा था, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से आप लोग कमेंट करते चलिए। तो राइट आंसर आपका है ऑप्शन सी, कर्नावालिस से। कर्नावालिस से अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा था। फ्रेंड्स यहाँ जो टर्म्स आया है अस्थाई बंदोबस्त, तो अस्थाई बंदोबस्त के बारे में हम जानेंगे कि आखिर ये अस्थाई बंदोबस्त था क्या। तो कहता है कि अस्थाई बंदोबस्त जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित एक अस्थाई व्यवस्था मतलब कि अस्थाई व्यवस्था हेतु सहमति समझौता था। समझिएगा, मतलब कि अस्थाई बंदोबस्त क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने, कर मतलब समझते हैं ना आप लोग, कर वसूलने से संबंधित एक अस्थाई व्यवस्था हेतु सहमति समझौता था, जिसे बंगाल के जो लॉर्ड थे उस समय कर्नावालिस ने क्या किया, कर्नावालिस द्वारा 22 मार्च 1793 को लागू किया गया था। तो आपको डेट भी याद रख लीजिएगा कब लागू किया था। अस्थाई बंदोबस्त जो हुई थी वो कब लागू की थी, किया गया था 22 मार्च 1793 ईस्वी को। याद रखने ये सभी टर्म्स आपको, क्योंकि ये सब सभी टर्म्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सभी को फुली डिस्कस के साथ कराऊंगा, तो आप लोग चैनल पे बने रहेंगे। और चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 2, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया, तो सेकंड का क्या होगा राइट आंसर, चलिए सभी लोग फटाफट से बताइए। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया, तो चलिए आंसर आप लोग कमेंट करते चलिए। तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन डी, याद रखिएगा, सिद्धू एवं कान्हू ने। सिद्धू एवं कान्हू ने 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व करने वाले दो भाई थे, सिद्धू एवं कान्हू ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। याद रखिएगा ये सब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, सिद्धू कान्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया। चलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन, अभी हम लोगों ने देखा कौन सा विद्रोह था, मुंडा विद्रोह या सन्यासी विद्रोह, हो विद्रोह या संथाल विद्रोह। तो बिल्कुल सही ऑप्शन बी द राइट आंसर, सिद्धू कान्हू ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए साथियों, तो अच्छे से देखिएगा सभी क्वेश्चन को और अच्छे से बताइएगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 4, भारत में अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था। तो अभी मैंने ऊपर के क्वेश्चन में आपको अस्थाई बंदोबस्त के बारे में बताया था, अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था। तो चलिए फटाफट से आप लोग हमें कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, चलिए बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। तो अस्थाई बंदोबस्त कैसी व्यवस्था थी, तो कर वसूलने की व्यवस्था थी। कहाँ की, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच
कर वसूलने की से संबंधित एक अस्थायी व्यवस्था हेतु जो समझौता हुआ था वो बंद कहाँ हो क्या उसका भारत में अस्थायी बंदोबस्त जो हुआ था, तो ये बंगाल, यानी कि ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर बंगाल। याद रखिएगा। बहुत अच्छा साथियों, इसी तरह से आप लोग चैनल पे बने रहेंगे और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? संथाल विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा मुंडा, सीधो या कालीराम या इनमें से कोई नहीं। तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व मैंने भी आपको बताया सिद्धू और कान्हो, लेकिन कह रहा है संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। याद रखिएगा बिरसा मुंडा। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा इज द राइट आंसर। चलिए फटाफट से आप लोग कमेंट करते चलिए, कमेंट का सिलसिला थमना नहीं चाहिए भाई, उसे बढ़ाते रहिए आप लोग। चलिए 2015 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 संथाल विद्रोह कब हुआ? तो मैंने अभी बताया था आपको संथाल विद्रोह कब हुआ जी। मैंने 1855 अभी आपको बताया था कि 1855 में 2 भाइयों के नेतृत्व में संथाल विद्रोह का मतलब जो नेतृत्व किया गया था। तो 1855 इज द राइट आंसर। 6 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, तो फटाफट से आप लोग कमेंट करते चलेंगे। और कल जो होती है क्लास हिंदी वाले क्लासेस में बहुत अच्छा किए थे और बहुत अच्छा आंसर आप लोग दिए थे। मैंने सभी का कमेंट देखा तो बहुत अच्छा था आप लोगों का कमेंट, बहुत लोगों ने बहुत सही आंसर दिया था और बहुत ने बहुत गलत भी दिया था। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो आपके पास ऑप्शन है 1600 एडी, 1605 एडी, 1610 एडी या 1615 एडी। एडी मतलब समझते हैं आप लोग ना, आफ्टर डेट ऑफ जो ईसा मसीह डेथ हुआ। तो 7 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। 1600 ईस्वी में जो हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। देखिए तो 2016 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था जी। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, कार्नावालिस कोड बना। कार्नावालिस कोड कब बना? 2015 में पूछा गया, 2017 में और 2019 में। कार्नावालिस कोड क्या था मित्रों? तो इसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। और सभी से मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, मेरे जितने भी बहन भाई इस चैनल से जुड़े हुए हैं सभी लोग प्लीज, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, पता चलता रहे क्लास के बारे में। तो हम लोग जानते हैं कार्नावालिस कोड के बारे में। तो कार्नावालिस कोड का जो निर्माण हुआ था लॉर्ड कार्नावालिस ने 1786 से 1793 ईस्वी, मतलब कि 1793 में करवाया था। इस तरह समझिए कार्नावालिस कोड कब बना था? तो 8 का राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन डी द राइट आंसर। कार्नावालिस कोड कब बना? तो 1793 ईस्वी में बना था। और किसने बनवाया था जी? इसका निर्माण लॉर्ड कार्नावालिस ने करवाया था। क्यों करवाया था? तो जो हुआ था कार्नावालिस कोड उन सभी प्रशासनिक जो सुधार थे वो पर आधारित था जो लॉर्ड कार्नावालिस ने अपने शासन काल के दौरान किए थे। और मतलब जो ये कोड था, यह कोड शक्तियों के पृथ्वीकरण सिद्धांत पर जो आपका कार्नावालिस कोड था आधारित था। और लॉर्ड कार्नावालिस के समय यह कोड सर जॉर्ज वार्लो ने बनाया था, ये भी आपको याद रखना, तैयार किया था, जो बाद में कार्नावालिस की मृत्यु के बाद कार्यकारी गवर्नर जनरल बना था। तो लॉर्ड कार्नावालिस की मृत्यु के बाद जो गवर्नर जनरल बना था उनका नाम आप लोग याद कर रखिएगा, सर जॉर्ज वार्लो, याद रखिएगा। और इस जो कार्नावालिस कोड था इसकी एक खामियां थी। इसकी खामियां क्या थी? इसका बहुत बड़ा दोष था कि इसके अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी की सभी उच्च सेवाओं व उच्च पदों से भारतीयों को पूर्णतः वंचित कर दिया गया था कार्नावालिस कोड के अंदर। और कार्नावालिस कोड के बारे में ये भी एक जानकारी आप याद रखिए कि इसी के आधार पर बंगाल और संपूर्ण भारत में सिविल सेवा की स्थापना हुई थी, जो सिविल सेवा के बारे में आप लोग जानते हैं। चलिए 2015 में पूछा गया, 2017, 2019 में। तो इसी तरह से आप लोग फटाफट से कमेंट करते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, राजमहल की पहाड़ियों में मुख्यतः समझ लीजिए जो लोग रहे थे वे थे। तो राजमहल की पहाड़ियां के बारे में आप लोगों को पता होगा। राजमहल की पहाड़ियां लगभग 576 मीटर 576 मीटर जो है वो ऊंचाई तक उठती है। और 1608 में बंगाल की राजधानी जो हुई थी तत्कालीन में, मतलब कि उसको बनाया गया था डक्का, जो कि वर्तमान में जिसे अभी ढाका जो हो गया है, ढाका बांग्लादेश जो आप समझ सकते हैं, स्थानांतरित हो गई है। लेकिन अस्थायी तौर पर 1639 से 1660 के बीच राजमहल ने अपनी प्रशासनिक स्थिति को वापस हासिल कर लिया था। तो ये सब आपको याद रखने हैं। तो कहता है राजमहल की पहाड़ियों में मुख्यतः जो लोग रहते हैं वे थे। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, पहाड़ियां और संथाल लोग, पहाड़ियां और संथाल लोग, याद रखिएगा। 9 का ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा,
कंपनी काल में अक्सर शक्तिशाली जमींदारों के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता था वह था। कंपनी काल में अक्सर जमींदारों के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता था वो था। तो 10 का आपका सही आंसर है ऑप्शन बी द राइट आंसर। ऑप्शन बी द राइट आंसर राजा। ऑप्शन बी द राइट आंसर राजा। ऑप्शन बी राजा। याद रखिएगा कंपनी काल में अक्सर शक्तिशाली जमींदारों के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता था वह था राजा। और फ्रेंड्स मैं चाहता हूं कि आप लोग अभी मतलब कि पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव याद ही कर लें ताकि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। और मैं डिस्कस इसलिए भी करता हूं ताकि आपके दिमाग में इसका कंसेप्ट बना रहे, आपको कुछ याद रहे। डायरेक्ट आंसर पढ़ने से तो याद नहीं रहेगा, इसीलिए मैं कुछ कुछ कंसेप्ट भी आपको देते चलता हूं साथ साथ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का। हमारा अगला क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी में बंगाल में नीलामी में कितने प्रतिशत से अधिक बिक्री फर्जी थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 18वीं शताब्दी में बंगाल में नीलामी में 95% जो थी वो अधिक फर्जी बिक्री थी, यानी ऑप्शन ए द राइट आंसर। 11 का ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। तो याद रखिएगा मित्रों, इसी तरह से आपको OMR पर क्या करना है तो फिलअप करना है। चलिए बहुत अच्छा, जिस तरह से आप लोग कमेंट करते हैं बहुत अच्छा है। आप लोग इसी तरह से आप लोग कमेंट करते चलिए और क्लासेस करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12। स्तंभरारी बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद कितने प्रतिशत से अधिक मतलब जमींदारियां हस्तांतरित कर दी गई थी स्तंभरारी जो आपकी व्यवस्था थी, बंदोबस्त थी, उसे लागू किए जाने के बाद। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अस्थाई बंदोबस्त को ही जानशोर की व्यवस्था के नाम से शुरू किया गया था, जिसे बाद में अस्थाई बंदोबस्त या जो अभी आप कर रहे हैं स्तंभरारी बंदोबस्त के नाम से जाना जाने लगा था। तो याद रखिएगा। और बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कार्नवालिस ने बंगाल में इसे लागू किया था। तो कहता है कि इसमें जो हुई थी कितने प्रतिशत से अधिक जमींदारियां हस्तांतरित कर दी गई थी? तो 12 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 75%। याद रखिएगा स्तंभरारी बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद कितने प्रतिशत से अधिक जमींदारियां हस्तांतरित कर दी गई थी? तो 75%। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है चार्ल्स कर्नवालिस का जीवन काल था। तो आपके बारे में पूछ रहा है इसका क्वेश्चन। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन बी द राइट आंसर। 1738 ईस्वी से 1805 लॉर्ड कर्नवालिस। चलिए तो 1738 से 1805। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कहाँ के थे? ब्रिटिश थे ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। सिक्किमी रैयत को बंगाल में जमीन कौन पट्टे पर देता था? पट्टे पर जमीन देना मतलब समझ रही है। तो रैयत कहने का मतलब होता है प्रजा, जो आपकी प्रजा होती है उसे रैयत का नाम दिया जाता है। तो कहता है कि सिक्किमी रैयत को बंगाल में जमीन कौन पट्टे पर देता था? तो 14 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर रैयत। ऑप्शन ए द राइट आंसर रैयत। ऑप्शन ए द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। अमला किसके द्वारा भेजा अधिकारी होता है? अमला टर्म्स को याद रखिएगा अच्छे से। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी जमींदार के द्वारा भेजा हुआ अधिकारी होता है अमला। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। प्रायः जोतदार कहाँ रहते थे? गांव में, शहरों में, महानगरों में, कस्बों में? तो 16 का आपका सही आंसर है ऑप्शन है गांव में। प्रायः जो जोतदार होते थे वो आपके गांव में रहते थे। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। महाराजा मेहताब चंद्र का जीवन काल था। तो 17 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1820 से 1879 ईस्वी। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो 2018 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है जी आपके एग्जाम में। तो ऑप्शन है लॉर्ड कर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड कर्जन। तो 18 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फटाफट से याद रखिएगा बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो लॉर्ड कर्नवालिस को दिया जाता है। अस्थाई बंदोबस्त के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दिया है, तो इसीलिए मैं इस सब का डिस्कशन नहीं करा रहा हूँ क्योंकि ये सभी के बारे में आप लोगों को जानकारी है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा 19 का? तो भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन जो थे वो ब्रिटिश थे। भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? ब्रिटिश थे, यानी ऑप्शन, एक मिनट, सॉरी ब्रिटिश नहीं होगा, वही मुझे लगा ना, ब्रिटिश कैसे हो जाएगा। चलिए आपका ब्रिटिश नहीं होगा जी। भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो ऑप्शन ए द राइट आंसर पुर्तगाली। ऑप्शन ए द राइट आंसर पुर्तगाली। याद रखिएगा पुर्तगाली राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19।
अंग्रेजों ने, क्वेश्चन नंबर 20 है ना, अंग्रेजों ने, चलिए फटाफट से पढ़िए तो आप लोग। हाँ, अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो ये भी मसूलीपट्टनम होगा, मसूलीपट्टनम। तो याद रखिए मसूलीपट्टनम यानी कि सूरत मसूलीपट्टनम कब किया था? कब किया था? 1600, चलिए 1608। क्वेश्चन नंबर 21 है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया जी? चलिए इसका फटाफट से आप लोग बताइए। तो पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? पुर्तगालियों ने गोवा पर मार्च 1510 में अधिकार किया था। इस शहर पर मार्च 1510 में अल्फांसो द अल्बुकर्क ने नेतृत्व में पुर्तगालियों का आक्रमण हुआ। नाम लिख देता हूं, तो याद रखिएगा पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1510 ईस्वी, यानी ऑप्शन सी द राइट आंसर। 21 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अल्फांसो द अल्बुकर्क के मतलब नेतृत्व में। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, फ्रांसिस बुकानन। फ्रांसिस बुकानन कौन था? बुकानन कौन था? तो बुकानन के बारे में आप लोग फटाफट से जानेंगे। तो बुकानन कौन था जी? तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है सैनिक, गायक, अभियंता, सर्वेक्षक। तो फ्रांसिस जो बुकानन एक चिकित्सक था जो भारत आया और बंगाल चिकित्सा सेवा में कार्य किया। कुछ वर्षों तक वह भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड जो कौन थे, बेल्लेजली ना, बेल्लेजली का शल्य चिकित्सक रहा था। कोलकाता के अपने प्रवास के दौरान उसने कोलकाता में एक चिड़ियाघर की स्थापना भी की थी, जिसे जो मतलब कि जिनका नाम है अलीपुर चिड़ियाघर कहलाया। तो ये आपको याद रखना है। फ्रांसिस बुकानन कौन था? तो फ्रांसिस बुकानन एक चिकित्सक था, एक शल्य चिकित्सक था। तो याद रखिएगा शल्य चिकित्सक। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या है? गायक, अभियंता, सर्वेक्षक, सैनिक। तो इस तरह से हम लोग ऑप्शन डी ही दे सकते हैं, सर्वेक्षक दे सकते हैं, ऑप्शन डी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, फ्रांसिस बुकानन के विवरण की तुलना इतिहास के किस स्कूल से की गई है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 23 का ऑप्शन ए द राइट आंसर, एनालस। ऑप्शन ए द राइट आंसर, एनालस। तो याद रखिएगा मित्रों, ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रांसिस बुकानन के विवरणों से किस जनजाति के बारे में पता चलता है? तो 24 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, फ्रांसिस जो बुकानन के विवरणों से आप लोगों का किस जनजाति के बारे में पता चलता है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर, संथाल जनजाति। और चलिए हम लोग डिस्कस के साथ सभी क्वेश्चंस को करेंगे, क्योंकि ये सभी जो होते हैं वो डिस्कशन लायक के क्वेश्चन नहीं थे, सभी मतलब कि एक तरह से सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से है? किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से है? तो किस रिपोर्ट का संबंध है जी? फटाफट से राइट आंसर कमेंट कीजिए। तो 5वीं रिपोर्ट के बारे में सभी को पता होगा। 5वीं रिपोर्ट क्या थी? 5वीं रिपोर्ट क्या थी? सभी को पता होगा 5वीं रिपोर्ट के बारे में। चलिए बताइए फटाफट से आप लोग। तो 5वीं रिपोर्ट जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या थी? तो लगाव था इसी का। ओरिजिनल ने रिपोर्ट के संबंध में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की क्रियाकलापों से संबंध थी। तो 5वीं रिपोर्ट यानी ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक थे। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक थे। तो चलिए फटाफट से रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे? तो याद रखिएगा टॉमस मुनरो एवं कैप्टन रीड। टॉमस मुनरो एवं कैप्टन रीड, ऑप्शन सी द राइट आंसर। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक थे टॉमस मुनरो एवं कैप्टन रीड। इसलिए इस व्यवस्था को रैयतवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था क्यों कहते हैं? तो ये सब आपको याद रखना है। और इस व्यवस्था के जो जनक थे वो टॉमस मुनरो तथा कैप्टन रीड थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27, महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, 2019 में पूछा गया है। महालवाड़ी बंदोबस्त जो हो गया महालवाड़ी बंदोबस्त आपके किसके द्वारा लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, चलिए फटाफट से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। तो 17 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन। तो 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हास्टिंग। लॉर्ड हास्टिंग याद रखिएगा, शायद ऑप्शन में नहीं है, आप ऑप्शन में आपका नहीं है तो लॉर्ड हास्टिंग याद रखिएगा। लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा महालवाड़ी बंदोबस्त जो हुआ था वो लागू किया गया था मित्रों। और इस तरह से याद रखिएगा लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा मध्य प्रांत जो आपका आगरा हो गया एवं पंजाब के क्षेत्रों में एक नई भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई थी, जिसे महालवाड़ी व्यवस्था का नाम दिया गया है। इसके तहत कुल जो 30% जो भूमि होती है
वो आती है, 30% भूमि आती है। इस व्यवस्था में महाल या गांव के जमींदारों या प्रधानों से बंदोबस्त किया गया था, तो इसीलिए इसका नाम महालवाड़ी बंदोबस्त रखा गया। और इसके जो थे वो लॉर्ड हेस्टिंग, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, किस युद्ध में विजय के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी बंगाल एवं उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए? किस युद्ध के विजय के पश्चात? तो बताइए उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के समय कौन सा युद्ध हुआ था हमारे इधर? कौन सा युद्ध हुआ था? किसी को पता है? फटाफट से कमेंट करिए, कमेंट किया जाए, कमेंट किया जाए। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 28 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बक्सर का युद्ध। फ्रेंड्स, बक्सर के युद्ध के बारे में आपको बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त करनी होगी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। बक्सर का युद्ध जो हुआ था 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। और यहाँ पर शायद आपका मुनरो था। महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? तो इसका आंसर आप लोग बताइए थोड़ा कमेंट करके। तो ऑफलाइन जब जाइएगा तो वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो इसका आंसर बताना है। 27 का राइट आंसर आप लोग कहीं से सर्च करके बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28 नंबर, किस युद्ध में विजय के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल बिहार एवं उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर, याद रखिएगा बक्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, भारत में अस्थायी रूप से 10 वर्षीय जनगणना का आरंभ 1881 में किस गवर्नर जनरल काल में हुआ? और फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हमारे भारत में जो जनगणना का जो शुरुआत हुआ था वो 1872 में हुआ था, याद रखिएगा। 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। लेकिन इसका नियमित जो हुआ दशकीय जो शुरुआत जो होता है वो जनगणना की शुरुआत 1881 से हुई। 1881 में दशकीय मतलब समझ ही सकते हैं 10 साल के बाद जो जनगणना होती है। 1881 में इसकी जो हुई थी मेन हुई थी। तो कहता है कि किस गवर्नर जनरल काल में हुआ? तो 29 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा रिपन, याद रखिएगा रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपको याद रखना है दक्कन दंगा आयोग क्या था ये भी आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1876, इसमें ऑप्शन है। तो 1875-76 के बीच में था, यानी ऑप्शन आपके पास ए है, तो इसलिए ऑप्शन याद रखिएगा 1875 1876, यानी कि ऑप्शन ए द राइट आंसर। दक्कन दंगा आयोग जब गठित हुआ था तो 1875 और 1876, यानी कि ब्रिटिश सरकार ने दक्कन उपद्रव आयोग के गठन किया था किसानों की स्थिति में सुधार के लिए। दक्कन दंगा आयोग का जो हुआ था वो पारित किया गया था। और इसे जो पारित इस अधिनियम को पारित कब किया गया? तो 1879 में इस अधिनियम को पारित कर दिया गया था। तो इस तरह से आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, किस सरकारी रिपोर्ट से भारतीय कृषक जनजातियों की स्थिति का पता चलता है? किस सरकारी रिपोर्ट से भारतीय कृषक जनजातियों की स्थिति का पता चलता है? तो किस सरकारी रिपोर्ट से भारतीय कृषक जनजातियों की स्थिति का पता चलता है? तो आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द राइट आंसर, उक्त सभी का। क्योंकि देखिए भारतीय कृषक के बारे में करा, किसान के बारे में, बुकानन के बारे में जानते हैं आप। 5वीं रिपोर्ट जो था वो किसानों से संबंधित था। दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट जो थी किसानों से संबंधित है, यानी उक्त सभी में से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, याद रखने हैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में लाए गए थे और सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ही हैं। कहता है कि उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था? उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था? और बुकानन के बारे में आप लोग, बुकानन का जो नाम आता है बुकानन की रिपोर्ट के बारे में, तो ये भी आप जान लीजिए कि बुकानन जो था वो मतलब कि यह भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड जो बेल्ले जी थे उनके शल्य चिकित्सक रहा था। ये भी मैंने आपको बताया था बुकानन के बारे में, तो मैंने ये सब जानकारी आपको दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32, उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था? तो उलगुलान विद्रोह का नेता आपके पास ऑप्शन डी द राइट आंसर बिरसा मुंडा। मैंने शुरू में बताया था उलगुलान विद्रोह का जो आपके जो थे वो बिरसा मुंडा थे। तो याद रखिएगा ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और सिलेक्टेड क्वेश्चंस को लाया गया है। और फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे हम लोग फिर से अपने अगले क्लास में, हम लोग फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद बहुत बहुत। और चलिए इसी तरह से आप लोग चैनल पे बने रहेंगे और अपनी पढ़ाई को मतलब क्या करेंगे, जारी रखेंगे। वो कहा जाता है कि आपके अंदर का एक छोटा सा हुनर भी आपको कामयाबी दिला सकता है। इसलिए मेहनत और लगन से अपने हुनर को निखारते जाइए। और चलिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।
टेक केयर रहेगा। चलिए मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। टेक केयर सभी को, और सभी लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर से जरूर कीजिए, संख्या बढ़ाइए, बच्चों की संख्या बढ़ाइए, हमें भी अच्छा लगेगा, मुझे भी मतलब आप लोगों की हेल्प करने में अच्छा लगेगा जब बच्चों की संख्या बढ़ जाएगी। तो इसी तरह से आप लोग कमेंट करते रहिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना प्यारा सा एक कमेंट भरिएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, नीचे प्यारा सा अपना कमेंट लिखिएगा आज का क्लास आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।